ये कहानी सन 1915 की है। काउंट ड्रैकुला को मरे हुए 18 साल बीत चुके थे, लेकिन आसपास अब भी वैम्पायर्स का खतरा था, यानी कि ड्रैकुला के गुलाम, जिसे ड्रैकुला ने मरने से पहले वैम्पायर बना दिया था। कुछ लोग वैम्पायर के होने पे यकीन करते थे और कुछ लोग नहीं, लेकिन किसी के यकीन करने या ना करने से क्या होता है। कहानी हमें एक लड़की की तरफ लेके जाती है जो कि शहर की तरफ जा रही है। शहर और उसके बीच में आता है एक घना और भयानक जंगल। वो जंगल से होते हुए गुजर रही है। वो सबसे मदद मांग रही है कि कोई उसे शहर तक पहुंचा दे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी लोग किसी अनजान आदमी के ऊपर यकीन नहीं करते। वैम्पायर का डर जो ठहरा, वो लड़की जंगल से होते हुए शहर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फिर उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, शायद किसी के चिल्लाने की। वो उस आवाज के डायरेक्शन में जाती है और फाइनली वो एक नदी के पास पहुंचती है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक साया आता है, और वो साया कौन है हम सब जानते हैं। वो एक वैम्पायर था और वो उस लड़की को भी मार देता है, या शायद उसे दूसरा वैम्पायर बना देता है। जहाँ पर एक तरफ पूरी दुनिया में वैम्पायर का खतरा था, वहीं दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग अपने परिवार को लेके एक छोटे से गांव में जा चुका था। वैन हेल्सिंग पता है ना आपको कौन है? ये वही है जिसने एक नहीं बल्कि कई सारे वैम्पायर्स को मारा है और वैम्पायर्स के राजा काउंट ड्रैकुला को भी मारा है। लेकिन अब वो सबसे छुप के रहना चाहता है। अब उसके जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि उसे अपने परिवार को बचा के रखना है। लेकिन ये बात वो और उसकी बीवी मीना दोनों जानती हैं कि वैम्पायर अब भी ड्रैकुला का बदला उससे लेना चाहते हैं और वैम्पायर उसे खोज रहे हैं। और जिस दिन वो या उसका परिवार उनके हाथ लग गया तो अंजाम बस एक होगा, एक खौफनाक और दर्दनाक मौत, या फिर सदियों तक भटकने की सजा, यानी कि एक वैम्पायर की जिंदगी। अब वैन हेल्सिंग अपने बेटे रूडी और मैक्स दोनों को यही समझाता था कि कभी भी वो वैम्पायर हमें ढूंढ सकते हैं। किसी के ऊपर भी यकीन मत करना, क्योंकि जो इंसान तुम्हें नॉर्मल लग रहा है वो वैम्पायर बन सकता है। लेकिन उसके बेटे को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता था, क्योंकि उसने आज तक कभी वैम्पायर देखा ही नहीं है। उसे तो ये लगता था कि उसके पापा जानबूझ के ये सब करते हैं ताकि वो लोग अपने पापा को छोड़ के जाए ना। लेकिन मैक्स क्या कर सकता था? वो अपनी माँ से बात करता है, लेकिन नीना भी वैन हेल्सिंग का साथ ही देती थी। मैक्स और रूडी अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन तभी मैक्स को कुछ आवाजें आती है। नीचे कमरे में कुछ हो रहा है। मैक्स नीचे की तरफ जाता है। उनके घर में एक कमरा था जहाँ पर मैक्स और रूडी का जाना मना था। उस कमरे में वैन हेल्सिंग रात भर दिन भर काम करता था। क्या काम करता था किसी को कुछ नहीं पता, ना मैक्स को ना रूडी को। मैक्स फिर भी ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसके अंदर आखिरकार है क्या, लेकिन उस बेचारे को कुछ पता नहीं चलता। वो ये देखता है कि उसकी माँ डर रही है, उसकी माँ रो रही है। वो अपनी माँ से पूछता है क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? उसकी माँ कहती है वो लोग आ रहे हैं, वो लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। मैक्स को समझ में नहीं आ रहा कि उसकी माँ को हुआ क्या है। अगली सुबह मैक्स अपने पापा से पूछने की कोशिश करता है कि माँ को हो क्या जाता है। वो तड़पने लगती है, कभी कभी कुछ बहकी बहकी बात करने लगती है। आखिरकार माँ को क्या बीमारी है? तब वैन हेल्सिंग अपने बेटे को सब कुछ बताता है कि जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिला तो एक वैम्पायर ने तुम्हारी माँ को काट लिया था। मैंने तुम्हारी माँ को बचाने की बहुत कोशिश की और मैंने लगभग उसे बचा भी लिया, लेकिन आज तक उन वैम्पायर का इन्फेक्शन तुम्हारी माँ के खून में है। तुम्हारी माँ उन वैम्पायर को महसूस कर सकती है, और अगर तुम्हारी माँ ये कह रही है कि वो वैम्पायर यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पर आ रहे हैं। तुम मेरे बड़े बेटे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे परिवार की जिम्मेदारी समझो, अपनी माँ को बचा के रखो, क्योंकि वो वैम्पायर तुम्हारी माँ को मुझसे छीन के ले जाएंगे और उसे हमेशा के लिए एक वैम्पायर बना देंगे। वो लोग मुझे सजा देना चाहते हैं क्योंकि मैंने उनके लीडर ड्रैकुला को मारा है। बोलो क्या तुम मेरा साथ दोगे या फिर नहीं? मैक्स को समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या ये वैम्पायर सच में होते हैं या फिर ये उसके पापा और मम्मी के दिल का वहम है? लेकिन फिलहाल तो वो अपने पापा की बात पे राजी हो जाता है। वो दोनों बातें ही कर रहे हैं कि तभी उन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। एल्सा नाम की एक लड़की अपने भाई एडी को लेके आ रही है। वो वैन हेल्सिंग से मदद मांगती है कि मेरा भाई काम करते हुए घायल हो चुका है और सबको ये कह रहे हैं कि आप लोगों का इलाज करते हैं, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। वैन हेल्सिंग उनसे पूछता है कि तुम लोग हो कौन? तो एल्सा उसे बताती है कि यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बन रहा है और मेरा भाई वहाँ पर मजदूरी करता है और मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर रहती हूँ। वैन हेल्सिंग को यकीन हो जाता है कि ये दोनों इंसान हैं और वो एडी की मदद करता है, उसके घाव को भी ठीक कर देता है। मैक्स को भी ये लग रहा है कि उसके पापा कितने अच्छे हैं, वो उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। रात होती है। मैक्स और रूडी अपने कमरे में। रूडी अपने बड़े भाई मैक्स को ये कहता है कि तुम्हें एक बात पता है, मुझे अक्सर पापा के कमरे से कुछ आवाजें आती रहती है, ऐसी आवाजें जैसे कोई मदद मांग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मैक्स अपने भाई को समझाता है कि जरूर पापा काम करते होंगे, तुम्हें उसकी आवाज आती होगी। रूडी बोलता है नहीं, पापा
पापा और मम्मी आराम करते हैं और उस कमरे में कोई नहीं रहता, लेकिन तभी वहाँ से आवाजें आती है। वो अपने भाई को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम करो। रूडी भी सो जाता है। रूडी तो अभी बच्चा था, वैन हेल्सिंग उसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो अक्सर मैक्स को डांटता रहता था, हमेशा उसके साथ सख्ती बरतता था, उसे समझाता था कि तुम्हें तैयार रहना है, तुम्हें इतना बेहतर बनना है ताकि कोई भी वैम्पायर अगर हमारे घर में हमला करे तो तुम उसे मार सको। वो हमेशा मैक्स को ट्रेनिंग करवाता था। मैक्स को ये सब पसंद नहीं आता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन वो बेचारा मजबूर था। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। वैन हेल्सिंग मैक्स की तैयारी करवाता है, उसे एक सख्त इंसान बना रहा है और मैक्स और रूडी इस बात से थक चुके हैं कि उसके पापा और मम्मी ये सब क्यों करते हैं। वैम्पायर जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि अभी तक तो कोई नहीं आया है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। रूडी मैक्स से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा के कमरे से मैंने जो आवाज सुनी वो किसी वैम्पायर की है। मैक्स अपने भाई को समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पापा ने हमें बताया है कि वैम्पायर तुम्हारे घर में तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम उसे अपने घर में इनवाइट ना करो, और पापा ने हमारे घर में किसी को इनवाइट नहीं किया है, और वैसे भी ये सब पापा के दिल का वहम है, वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है और अब मैक्स और रूडी को ये यकीन हो चुका है कि ये सब उसकी पापा की गलतफहमी है। लेकिन एक दिन वो ये देखता है कि उसकी माँ चिल्ला रही, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो अब नजदीक आता जा रहा है, वो मुझे ले जाएगा, वो तुम सबको मार देगा। और उसके बाद उसकी माँ बेहोश हो जाती है। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। मैक्स अपने पापा को समझाता है कि हमें माँ को लेके शहर जाना चाहिए, लेकिन वैन हेल्सिंग इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ का जो भी इलाज होगा मैं करूंगा, तुम्हारी माँ यहाँ से जाएगी नहीं। मैक्स और रूडी को अपनी माँ की बहुत परवाह है। उसे ये लग रहा है कि कहीं उसके बाप का पागलपन उसकी माँ को मार न दे, लेकिन वो अपने पापा के सामने आखिरकार बोलेंगे क्या। वक्त बीतता रहता है और नीना की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसे दवाई की जरूरत है। वैन हेल्सिंग अपने बेटों को समझाता है कि वो दवाई लेने के लिए बाहर जा रहा है और वो दोनों कमरे के अंदर नहीं जाएंगे, अपनी माँ को आराम करने देंगे और दोनों के दोनों शांति से बाहर बैठेंगे। वो दोनों मान जाते हैं। वैन हेल्सिंग वहाँ से चला जाता है। मैक्स और रूडी दोनों खेल रहे हैं और खेल खेल में रूडी अंदर की तरफ घुस जाता है और रूडी का ध्यान पापा के कमरे की तरफ जाता है। वो अपने बड़े भाई को कहता है चलो देखते हैं कि उस कमरे में आखिरकार है क्या। मैक्स अपने भाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूडी उस कमरे में चला जाता है। उस कमरे में बहुत अजीब अजीब से हथियार और अजीब अजीब सा सामान रखा हुआ है, या मैं यूं कहूँ कि एक्सोर्सिज्म का सामान रखा हुआ है। वो लोग सब चीजों को देख रहे हैं, लेकिन फिर उनके हाथ में उनकी माँ नीना की एक फोटो लगती है। लेकिन ये क्या, नीना तो अब भी वैसी लगती है जैसी वो 18-20 साल पहले लगती थी। लेकिन ये कैसे हो रहा है? नीना की उम्र बढ़ क्यों नहीं रही है, जबकि वैन हेल्सिंग तो धीरे धीरे करके बुरा होता जा रहा है। मैक्स और रूडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उन्हें उस कमरे के बेसमेंट से आवाज आती है, बचाओ मुझे बचाओ, कौन हो यहाँ, मुझे प्लीज बाहर निकालो। रूडी और मैक्स दोनों नीचे की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत बंधी हुई है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो उससे मदद की भीख मांग रही है, प्लीज मुझे आजाद कर दो, ऐसा करो, बस मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या है। रूडी और मैक्स नीचे की तरफ जा रहे, लेकिन तभी वैन हेल्सिंग वहाँ पर आ जाता है। वो अपने बेटों को रोकता है और उस औरत पे हमला कर देता है। वो उसे मार देता है। ये सब देख के रूडी डरने लगता है। वो डर रहा है कि उसके पापा ये कैसे कर सकते हैं, वो एक औरत को मार कैसे सकते हैं। वैन हेल्सिंग अपने बेटों को समझाता है कि वो कोई मामूली औरत नहीं है, बल्कि वो एक वैम्पायर है, एक ऐसी क्रीचर जो कि मर नहीं सकती, ना कभी बुरी होगी ना कभी बीमार होगी। वो लोगों के खून पे जिंदा रहती है। मैंने इसे कैद करके रखा है, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ देता तो गांव में एक भी लोग जिंदा नहीं बचते। और तुम्हें क्या लग रहा है, वो अभी मर चुकी है? नहीं, वो सिर्फ बेहोश हुई है। उसे मारना अभी भी बाकी है और मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम दोनों करो। अब तुम लोगों को ये जानना है कि मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, तो ठीक है, अब तुम दोनों मेरी विरासत को आगे बढ़ाओगे। अब तुम दोनों वैम्पायर्स का शिकार करोगे। रूडी अभी भी बहुत डर रहा है, लेकिन मैक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। वैन हेल्सिंग अपने बेटों को लेके जाता है और मैक्स के हाथ में एक कील और हथौड़ी देता है और कहता है कि इन्हें मारने का सिर्फ एक तरीका है, इनके दिल के अंदर कील को धंसा दो और उसके बाद इनका सर काट के अलग कर दो। वैन हेल्सिंग अपने बेटे मैक्स को ये करने के लिए कहता है और मैक्स ये कर देता है और फिर वो उस औरत का सर अलग करता है और उसे ले जाके दफना देता है। रूडी की हालत अब भी बहुत खराब है और मैक्स को भी अब यकीन हो रहा है कि शायद उसके पापा इतने भी शरीफ नहीं है। वो धीरे धीरे एक दरिंदे बनते जा रहे हैं। शायद वैम्पायर से लड़ते लड़ते वो खुद एक दरिंदे बन चुके हैं, लेकिन वो अपने पापा के सामने आखिरकार बोलेगा भी क्या। वो अपने भाई को समझाता है। रूडी मैक्स को कहता है कि पापा जानवर है, तुम पापा की तरह मत बनो, पापा को सिर्फ जान लेना आता है। वैम्पायर को मारने का सनक उन पे इस कदर सवार हो चुका है कि उन्हें
जिस भी इंसान पे ये शक होता है कि शायद वो वैम्पायर है, वो उसे मार देते हैं, चाहे वो इंसान उन्हें कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करे कि वो वैम्पायर नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये औरत वैम्पायर नहीं, एक इंसान हो और ये वैन हेल्सिंग के पागलपन का शिकार बन गई। अब मैक्स को भी अपने पापा के ऊपर डाउट हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी, आने वाले वक्त में बहुत कुछ होगा। नीना की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जाती है। मैक्स और रूडी अपने पापा को समझा रहे कि प्लीज माँ को लेके शहर के हॉस्पिटल में चलते हैं, लेकिन उसके पापा ये करने को तैयार नहीं है। उसके पापा का ये मानना है कि अगर उसकी माँ इस घर से बाहर निकलेगी तो वैम्पायर उसे ढूंढ लेंगे और उसे इन सब से छीन के ले जाएंगे। मैक्स और रूडी अपने पापा को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वैन हेल्सिंग किसी की बात नहीं मानता और फिर एक दिन नीना की मौत हो जाती है। नीना इन सब को छोड़ के चली जाती है और अब मैक्स और रूडी के अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया। मैक्स ये फैसला कर लेता है कि अब वो इस जानवर के साथ नहीं रहेगा, वो यहाँ से चला जाएगा बहुत दूर, लेकिन उसके अंदर अभी भी हिम्मत नहीं है। और तभी उनके घर में एक मेहमान आता है, उसका नाम है विक्टर। कई साल पहले वो वैन हेल्सिंग के साथ काम करता था। काम का मतलब समझ में आ गया ना, वैम्पायर का शिकार करता था, लेकिन आज वो एक अच्छा इंसान है। वो वैन हेल्सिंग से मिलने के लिए चाहता है और मैक्स उन दोनों की बातें सुन रहा है। विक्टर वैन हेल्सिंग से कहता है कि जब से मैंने अपनी बीवी को मारा है तब से मैं सो नहीं पाया हूँ। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मेरी बीवी वैम्पायर बन रही है, तो तुमने कहा हाँ वो वैम्पायर बन रही है, और तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी बीवी को मार दिया क्योंकि तुमने मुझसे कहा कि ऐसा करने से मैं अपनी बीवी को मुक्ति दूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने गलत किया था, तुमने मुझे क्यों बहकाया था, बताओ क्या मिला तुम्हें मेरी बीवी को मार के। वैन हेल्सिंग उससे कहता है कि तुम कमजोर हो और जिस भी इंसान पे मुझे शक हुआ कि वो वैम्पायर बनने वाला है मैं उसे भी मार दूंगा, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब मैक्स ये सब सुन के ये तय कर लेता है कि अब वो इस राक्षस के साथ एक दिन भी नहीं रहेगा। वैन हेल्सिंग धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। वो अपने पापा को बता देता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैन हेल्सिंग कहता है ठीक है तुम्हें जाना है ना, चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जाओ। रूडी को भी ये पता चल जाता है कि उसका बड़ा भाई यहाँ से जा रहा है। वो मैक्स को कहता है कि मैं इस इंसान के साथ अकेले नहीं रह सकता। मैक्स अपने भाई को समझाता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैक्स और रूडी दोनों बहुत खुश हैं कि फाइनली वो लोग इस जेल से आजाद हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है, आइए जानते हैं। वैन हेल्सिंग अपने बेटे से कहता है कि जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आओ मेरे कमरे में आओ। मैक्स उसके कमरे में जैसे ही जाता है वैन हेल्सिंग उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और ये कहता है कि तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो, मैं अब रूडी को अपनी तरह बनाऊंगा। और फिर वो रूडी को लेके भाग जाता है। अब तो ये साबित हो चुका है कि वैम्पायर को मारने का सनक वैन हेल्सिंग पे चढ़ चुका था। मैक्स किसी तरह से बेसमेंट का दरवाजा तोड़ता है, वो बाहर की तरफ निकलता है तो देखता है कि वैन हेल्सिंग पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वो रूडी को लेके उन मजदूरों के पास जाता है जो कि रेलवे ट्रैक में काम कर रहे थे। सबसे पहले वो एल्सा की भाई एडी को मारता है और अब वो एल्सा को मारने वाला है क्योंकि उसे शक है कि ये सब वैम्पायर है। वो रूडी से कहता है मार दो इसे, लेकिन रूडी अपने पापा पे ही हमला कर देता है। वैन हेल्सिंग को बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले वो किसी और को मार पाता, वहां पर मैक्स आ जाता है। फाइनली मैक्स वैन हेल्सिंग को मार देता है। अगली सुबह मैक्स अपने भाई को लेके यहाँ से बहुत दूर जा रहा है। उसे ये तो नहीं पता कि बाहर की दुनिया में वैम्पायर है या फिर नहीं, लेकिन जो भी है वो उससे लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको वैम्पायर के ऊपर यकीन है, अगर हाँ तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।